कर देती हूँ, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं गोल्जी बॉडी जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी काय कहते हैं। सबसे पहले देखो गोल्जी बॉडी प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और प्लस आप क्या कहेंगे एनिमल सेल, प्लस आप क्या कहेंगे एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट होती है, गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में भी पाई जाती है और इसके साथ में एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। अब आप क्या बोलोगे, मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल की सेल बॉडी कैसी होती है, अनडेवलप्ड होती है, यानी कैसी होगी, अल्प विकसित। कैसी होती है, अल्प विकसित होती है। और उस अल्प विकसित गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है किसको, गोल्जी बॉडी को। जब गोल्जी बॉडी किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये कैसी होती है, अनडेवलप्ड होती है, अल्प विकसित होती है। इसके आगे देखो, इस गोल्जी बॉडी की जो खोज है ये की थी एक कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था, कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने अपने नाम पर ही क्या रख दिया, गोल्जी बॉडी रख दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो गोल्जी बॉडी है, देखो इस गोल्जी बॉडी को कोशिका का स्रावी कोशिकांग भी कहा जाता है। वो बात बता रही हूं जो इंपॉर्टेंट है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का स्रावी कोशिकांग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोल्जी बॉडी किसका काम करती है, स्रावण का काम करती है, सिक्रेशन का काम करती है। किसका काम करेगी, सिक्रेशन यानी स्रावण का काम करती है। किसका सिक्रेशन कर सकती है, तो मैंने आपको बताया एंजाइम्स का। किसका सिक्रेशन कर सकती है, एंजाइम्स का सिक्रेशन कर सकती है। प्लस आपको पता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो जो भी सिक्रेशन वाले पदार्थ है, हार्मोन्स हो गया, प्रोटीन हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सब का सिक्रेशन कौन करता है, तो आपका आंसर आना चाहिए गोल्जी बॉडी। इसीलिए हम इसे कोशिका का स्रावी कोशिकांग भी कहते हैं। इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखाया था कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करती है, प्रोटीन की पैकिंग करती है। क्या करती है, प्रोटीन की पैकिंग करती है। एक सवाल मैंने आपको क्या लिखाया, गोल्जी बॉडी प्रोटीन की क्या करती है, पैकिंग करती है। तो सवाल पूछा जाता है कि पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे पैकेजिंग कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि प्रोटीन की पैकिंग करने वाला कोशिकांग कौन सा होता है, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काई होता है। किसकी पैकिंग करता है, प्रोटीन की पैकिंग। दूसरा काम हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट सेल है, जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका जब सेल डिवीजन करती है, क्या करती है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम पे पादप कोशिका के बीच में ये क्या बनती है, आप क्या बोलेंगे मैडम, सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। तो इस सेल प्लेट का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट काम है कि जब पादप कोशिकाएं विभाजन करती है, जब पादप कोशिकाएं विभाजन करती है तो विभाजन के समय जो सेल प्लेट बनती है, जो कोशिका पट्टी बनती है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, आपका आंसर आना चाहिए गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। ओके, अब इसके बाद में मैंने इसका तीसरा काम क्या बताया था, लास्ट जो इसका फंक्शन है वो मैंने ये बता दिया कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म यानी कि हम किसकी बात करेंगे, शुक्राणु की बात करेंगे। अब देखो ये जो शुक्राणु है ये इस संरचना में पाया जाता है, इस संरचना में। ठीक है, ऐसे ये टेल वाला भाग है, ये नेक वाला भाग है और ये इसका हेड वाला भाग है। ये कौन सा भाग है, हेड, सिर वाला भाग है किसका, स्पर्म का। यहाँ पे स्पर्म में क्या पाया जाता है, आप कहेंगे मैडम न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो इस स्पर्म का जो ये आगे वाला भाग है, इस आगे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्रोसोम। ये एक्रोसोम वाला भाग क्या है, जैसे ये अंडाणु है, ये एग है, इस अंडाणु की
की जो ये बाहर की तरफ मोटी भित्ति होती है जिसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या कहा जाता है? जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। इस जोना पेल्यूसिडा को तोड़ने के लिए यहाँ पे कुछ एंजाइम्स छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? एंजाइम। और वो एंजाइम कौन छोड़ता है? एक्रोसोम वाला भाग। तो श्रावण करना पड़ेगा, सिक्रेशन करना पड़ेगा किसका? एंजाइम्स का। और एंजाइम्स का सिक्रेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? गोल्जी बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गोल्जी बॉडी क्या करती है? एक्रोसोम का निर्माण करती है। और एक्रोसोम का निर्माण करने के साथ ये क्या करेगी? सिक्रेशन करने का काम है, क्योंकि स्रावी कोशिकांग है, एंजाइम, हार्मोन्स और प्रोटीन का ये क्या करेगी? सिक्रेशन करेगी। तो जब अंडाणु का निषेचन करना होता है तो अंडाणु के बाहर की तरफ एक मोटी मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक मोटी भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। देखो हर कोई स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को नहीं तोड़ सकता। एक स्पर्म ऐसा होता है जो मोर एनर्जेटिक होता है। कितने सारे स्पर्म छोड़े जाते हैं, उनमें से एक स्पर्म ऐसा होता है जो अंडाणु को जाके क्या करता है? भेद देता है या फिर उसका क्या करता है? निषेचन करता है। ओके, अब ये बात हमने गोल्जी बॉडी में पढ़ी थी, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब चलो आगे, क्लियर है? तो चलो आगे अब। ओके चलो, अब आप नई हेडिंग लिखेंगे, सेंट्रोसोम। नई हेडिंग लिखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसे हम तारक काय कहते हैं। तो अब आपकी हेडिंग होगी सेंट्रोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं? तारक काय। हेडिंग क्या है? सेंट्रोसोम, या फिर जिसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए मैडम, तारक काय कहा जाता है। क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम कहेंगे, तारक काय कहेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि ये सेंट्रोसोम क्या होता है, तारक काय क्या होता है। यहां से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, यहां से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि सेंट्रोसोम, तारक काय, सबसे पहले अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं, इसकी डिस्कवरी की बात करूं कि सबसे पहले ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सेंट्रोसोम को खोजा था, तो आपका आंसर आना चाहिए टी बोवेरी। टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा? सेंट्रोसोम को खोजा। टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा? सेंट्रोसोम को खोजा। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये जो सेंट्रोसोम है, देखो सेंट्रोसोम एक सूक्ष्म कोशिकांग है। एक क्या होता है? सूक्ष्म कोशिकांग। एक छोटा कोशिकांग है, एक सूक्ष्म कोशिकांग है। क्या? सेंट्रोसोम छोटा सा कोशिकांग होता है, जो कौन सी कोशिका में देखने को मिलता है? ध्यान से सुनो, जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हम मोस्टली कितनी प्रकार की पढ़ेंगे? 2 प्रकार की। एक तो आपकी कौन सी हो गई? आप कहेंगे मैडम प्लांट सेल, और दूसरी कौन सी हो गई? एनिमल सेल। दूसरी कौन सी हो गई? एनिमल सेल। अब अच्छा सवाल बन जाता है, देखो ये जो सेंट्रोसोम है ये प्लांट सेल में क्या होता है? उपस्थित होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में तो क्या होगा? उपस्थित होगा। सॉरी, एनिमल सेल में क्या होता है? उपस्थित होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि सेंट्रोसोम एक ऐसा कोशिकांग है। देखो मैं अभी पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखवाऊंगी, तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि ये किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, इस तरीके से। तो आप कहेंगे कि मैडम सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब एनिमल सेल के अंदर आप कहेंगे कि इस सेंट्रोसोम का क्या काम है? भाई एनिमल सेल है उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? तो इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या होता है? ये एनिमल सेल में क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाएगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को आप क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। यानी कोशिका के अंदर जो विभाजन होगा, सेल में जो डिवीजन होगा, वो कौन करवाएगा? सेंट्रोसोम करवाएगा। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे कि जंतु कोशिकाओं के अंदर सेल डिवीजन का काम कौन सा कोशिकांग करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है, तारक काय के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम क्या होगा? एब्सेंट होगा।
अब देखो इसके बाद ये सेंट्रोसोम क्या बनाता है, कुछ सेंट्रियोल्स बनाता है। सेंट्रियोल्स क्या बना सकता है, सेंट्रियोल्स बना सकता है। और सेंट्रियोल्स को आप क्या कहते हैं, तारक केंद्र। सेंट्रियोल्स को आप क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। तो दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर सेंट्रोसोम का नाम आएगा तो आप क्या कहेंगे, तारक काय कहेंगे, और अगर सेंट्रियोल्स का नाम आएगा तो आप क्या कहेंगे, तारक केंद्र कहेंगे। ये तारक केंद्र किसमें बनते हैं, सेंट्रोसोम के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद में आप कहोगे कि मैडम ये सेल डिवीजन क्या होता है, ये सेल डिवीजन क्या है, ये कोशिका विभाजन क्या है। अब इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, कोशिका विभाजन क्या है। देखो सबसे पहले जब मैंने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तभी पढ़ा दिया था कि ये जो सेल डिवीजन है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आपका आंसर आना चाहिए रुडोल्फ विर्चोव। किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने किसको बताया, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में बताया। जब मैंने आपको कोशिका सिद्धांत पढ़ाया था तो वहां बताया था कि जो नया कोशिका सिद्धांत है, जो सेलुलर ई सेलुलर थ्योरी है, जो सेलुलर ई सेलुलर थ्योरी है वो कौन लेके आया था, रुडोल्फ विर्चोव। मैंने बताया है आपको कि जो सेलुलर ई सेलुलर, क्या बताया था, सेलुलर ई सेलुलर जो थ्योरी है ये थ्योरी कौन लेके आया था, रुडोल्फ विर्चोव लेके आया था। और रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया था कि जब ओल्ड सेल, रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया, जब ओल्ड सेल क्या करती है, डिवीजन करती है, जब पुरानी कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती है, तो विभाजन से किसका निर्माण होता है, न्यू सेल्स का निर्माण होता है। यानी क्या बनती है, नई कोशिकाएं बनती है। क्या बनेगी, न्यू सेल्स बनती है, नई कोशिकाएं बनती है। क्लियर है इतना। तो रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया, एक तो सेलुलर ई सेलुलर थ्योरी लेके आया और इसके साथ में उसने क्या कहा कि जब पुरानी कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती है, डिवीजन करती है, तो उससे किसका निर्माण हो जाता है, न्यू सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब देखो हमारी जो आरबीसी है, देखो हमारी प्रत्येक कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, लेकिन हमारी जो आरबीसी है, स्तनधारियों की जो आरबीसी है ये कभी विभाजन नहीं करती। मैंने बहुत बार शायद कल की क्लास में ही बताया होगा, आरबीसी विभाजन नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखो आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदवी जालिका और सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम आप क्या लिखेंगे, और सेंट्रोसोम भी हमारी आरबीसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अगर किसी कोशिका में केंद्रक, ध्यान से सुनो, अगर किसी कोशिका में सेंट्रोसोम और इसके साथ केंद्र न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो कोशिका कभी विभाजन नहीं कर सकती। तो आप बता देंगे कि स्तनधारियों की जो आरबीसी है ये डिवीजन नहीं कर सकती, ये विभाजन नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक, इसके अंदर अंतःप्रदवी जालिका, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ इसमें सेंट्रोसोम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। इस वजह से कभी आरबीसी विभाजन नहीं कर सकती, सेल का क्या नहीं कर सकती, डिवीजन नहीं कर सकती। ओके चलो आगे, ये बात आपको समझ में आ गई, रिवाइज कर लो। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की, टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने की। ये एक सूक्ष्म कोशिकांग है जो एनिमल सेल्स में पाया जाता है और इसके बाद प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन करवाता है, कोशिकाओं को विभाजित करवाता है। सेंट्रोसोम किसका निर्माण करते हैं, सेंट्रियोल्स का निर्माण करते हैं, यानी कि क्या, तारक केंद्र का निर्माण करते हैं। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले सकते हैं। क्लास को शेयर करो तुम लोग। ये एमपी वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, तुम लोग करते क्या हो यार, क्लास को ही शेयर नहीं करते। भाई जब इतनी दूर दूर से तुम लोग देख रहे हो तो अपने ग्रुप में एक बात बताओ मुझे कि मैं आपको फ्री लाइव क्लास देती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, ठीक है भाई। मैं टाइम से आके आपको 1 घंटे पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे पढ़ा रही हूँ। अभी ऐप पे भी मैं आपकी क्लास लूंगी बिना किसी चार्ज के। मैं 2 घंटे आपको अच्छा कंटेंट दे के जाती हूँ, तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं इतनी सी बात मांगती हूँ कि आप क्लास को शेयर करो और वॉचिंग को बढ़ाओ। अगर आप क्लास को शेयर करोगे
शेयर करोगे और वॉचिंग को बढ़ाओगे तो मैं क्या करूंगी, एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। वरना क्या हो जाएगा, दिमाग में क्या आने लग जाएगा कि यार क्लास को तो शेयर ही नहीं करते। ये नेगेटिविटी माइंड में नहीं आनी चाहिए और इसको आपको रोकना है। मैं नहीं रोक सकती, आपको रोकना है। चलो आगे। ओके सोनिया जी, थैंक यू। ऐसे होने चाहिए स्टूडेंट सभी। कुछ एक स्टूडेंट अच्छे हैं, मानती हूं मैं। चलो आगे। चलो, ये हमने किसके बारे में पढ़ा, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सेंट्रियोल्स की भी थोड़ी बहुत क्या की है, बात की है। अब देखो इसके बाद में ये जो सेल डिवीजन है इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। किसको समझा देती हूँ, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को। इतनी बात आप समझ गए। रुडोल्फ विर्चोव ने बताया, रुडोल्फ विर्चोव ने सेल्यूला ई सेल्यूला थ्योरी दी थी। और ओल्ड सेल, इसने क्या बताया कि जब ओल्ड सेल डिवीजन करती है, विभाजन करती है, तो किसका निर्माण होता है, न्यू सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में आप क्या कहेंगे कि देखो ये जो सेल डिवीजन है, ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। इस सेल डिवीजन से अच्छा सवाल पूछा जाता है। ये जो सेल डिवीजन है, ये जो कोशिका विभाजन है, ठीक है, ये सेल डिवीजन देखो कितने प्रकार का होता है। तो आप क्या कहेंगे, 3 प्रकार से किसी भी कोशिका में क्या हो सकता है, विभाजन हो सकता है। कोई भी कोशिका 3 प्रकार से क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। सबसे पहले सेल डिवीजन को कहा जाता है एमाइटोसिस। क्या कहा जाता है, एमाइटोसिस कहा जाता है। और एमाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस को हम क्या कहेंगे, आपका आंसर आना चाहिए, एमाइटोसिस को हम असूत्री विभाजन कहते हैं, असूत्री विभाजन। और बहुत अच्छा सवाल बनता है एमाइटोसिस से, अभी बताऊंगी एमाइटोसिस क्या होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है सेल डिवीजन का, उसे हम कहते हैं माइटोसिस। उसे आप क्या कहेंगे, माइटोसिस कहेंगे। और माइटोसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आप बोलेंगे समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को हम क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका जो तीसरा भाग है, इसको आप क्या कहेंगे, तो तीसरे भाग का नाम आप लिखेंगे मियोसिस। नोट्स बनाते जाना सारे। इसको क्या कहेंगे, मियोसिस कहेंगे। हाँ बताएंगे अनिल जी, बॉन्डेड के बारे में बताएंगे। मियोसिस है, इस मियोसिस को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। आप हिंदी में मियोसिस को क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। 3 प्रकार से कोशिका क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। एक असूत्री विभाजन हो सकता है, दूसरा माइटोसिस समसूत्री विभाजन हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, मियोसिस यानी कि असूत्री विभाजन हो सकता है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये जो एमाइटोसिस है, असूत्री विभाजन है, इसको समझो। एमाइटोसिस, यहां पे आपको एक नाम समझ में आ रहा है, असूत्री विभाजन। ये जो सूत्र शब्द है ये किसके लिए काम में लिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे मैडम, गुणसूत्र के लिए काम में लिया जा रहा है। किसके लिए, गुणसूत्र के लिए, क्रोमोसोम के लिए काम में लिया जा रहा है। होता क्या है, ए का मतलब क्या होता है, नहीं होना, हट जाना। असूत्री, हम ए उपसर्ग कब लगाते हैं, जब नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो असूत्री का मतलब इस विभाजन में गुणसूत्र भाग नहीं लेते। ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते उसे हम क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं। सीधा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम्स भाग नहीं लेते, तो आप क्या कहेंगे, एमाइटोसिस या फिर असूत्री विभाजन। ए का मतलब बिना गुणसूत्र के विभाजन हो जाना क्या कहलाता है, असूत्री विभाजन कहलाता है, एमाइटोसिस से कहलाता है। अब देखो ये जो असूत्री विभाजन है, ये जितने भी आदिम जीव हैं, जितने भी आदिम जीव, अब आदिम जीव समझ गए होंगे, प्राइमिटिव्स। आदिम जीव का मतलब प्राइमिटिव्स यानी कि जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, वे जीव या फिर वे सजीव जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आदिम जीव यानी कि प्राइमिटिव जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल इसका ज्यादा पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, एमाइटोसिस का एग्जाम्पल आपसे
ज्यादा पूछा जाएगा। आदिम प्रकार के क्या हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे मैडम, बैक्टीरिया हो सकता है। क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, यानी आप किसको याद रखेंगे, जीवाणु को याद रखेंगे। आप बोलेंगे मैडम इसके साथ फंगल हो सकते हैं, फंगल यानी कि आप क्या कहेंगे, कवक हो सकते हैं। आप कहेंगे मैडम इसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, यानी कि नील हरित क्या हो सकता है, शैवाल हो सकता है। ये सारे के सारे जीव हैं, ये कैसे हैं, आदिम प्रकार के जीव हैं, पुराने जीव हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं। जीवाणु हो गया, हमारे फंगल हो गए, इसके साथ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल हो गया, ये सारे आदिम प्रकार के जीवाणु है। तो इनके अंदर गुणसूत्र नहीं होते तो विभाजन कैसे होगा, हाँ प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, तो इनके अंदर विभाजन कैसे होगा। यीस्ट एक प्रकार का क्या है, फंगाई है, तो आप यीस्ट भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यीस्ट भी लिख लेंगे। ठीक है, ये सारे आदिम प्रकार के जीवाणु है तो इनमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। ये क्या होते हैं, पहले इनका केंद्रक 2 भागों में टूटता है और फिर पूरी कोशिकाएं कितने भागों में टूट जाती है, 2 भागों में टूट जाती है। इसीलिए एक बैक्टीरिया सेल जब विभाजन करती है तो केवल 20 मिनट का समय लगता है। केवल कितना समय लगता है, 20 मिनट का, यानी कि एक बैक्टीरिया सेल है। मैंने आपको क्या बताया कि एक जीवाणु कोशिका है। अब इससे जो 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, ये 2 संतति बैक्टीरिया इससे बन गए, 2 संतति बैक्टीरिया इससे बन गए। तो ये 2 संतति बैक्टीरिया बनाने में केवल कितना टाइम लगाती है, 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया कोशिका 2 बैक्टीरिया कोशिका बना सकती है। जबकि अगर मैं हमारी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करूं, किसकी बात करूं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करूं, तो यूकेरियोटिक कोशिका एक कोशिका विभाजन में 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लगता है, 24 घंटे। यानी एक यूकेरियोटिक कोशिका जब विभाजन करेगी तो उसको कितना समय लगेगा, 24 घंटे के अंदर उसका पूरा विभाजन पूरा होगा, तब जाके वो 2 संतति कोशिका बनाएगी। जबकि बैक्टीरिया के अंदर देखो गुणसूत्रों का लफड़ा तो होता ही नहीं, क्योंकि गुणसूत्रों का तो विभाजन ही नहीं होगा, क्रोमोसोम्स तो डिवाइड ही नहीं होंगे। तो होगा क्या कि जब बैक्टीरिया विभाजन करेगा तो यहां से कितने बैक्टीरिया बन गए, 2 बैक्टीरिया, और केवल कितने टाइम के अंदर, 20 मिनट के अंदर। तो सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है, सवाल क्या बनेगा, देखो सबसे पहला कोशिका विभाजन कौन सा है, एमाइटोसिस, जो पुराने प्रकार का विभाजन है। ठीक है, एमाइटोसिस क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। और असूत्री विभाजन में क्या होंगे, आप क्या कहेंगे, जिसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते। प्रत्यक्ष विभाजन जिसमें गुणसूत्र भाग लेते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे, फिर ये आदिम प्रकार के जीवों में पाया जाता है। आदिम प्रकार के जीव यानी प्राइमिटिव जीव। ठीक है, प्राइमिटिव, हाँ दीपक जी, प्राइमिटिव जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, जो कितने टाइम में डिवाइड हो जाता है, 20 मिनट के अंदर क्या बना लेगा, 2 बैक्टीरिया बना लेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कहेंगे, फंगल, कवक हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, यीस्ट हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सारे के सारे जितने भी आदिम प्रकार के जीवाणु है ये क्या कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं एस कुमार मौर्य जी, मैम मैं जा रहा हूं, क्यों जा रहे हैं आप क्लास छोड़ के, क्यों जा रहे हैं आप क्लास छोड़ के, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं तुम लोगों के लिए और तुम क्लास छोड़ के जाओगे। फिर भी एज यू विश, किसी के रोकने से आज तक कोई रुका भी नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि असूत्री विभाजन आप किसे कहेंगे, समझ में आ गया सबको, असूत्री विभाजन। चलो आगे, मुझे एक बार बता दो, असूत्री विभाजन समझ में आ गया, चलो आगे। विशाल जी, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पटवार, पुलिस, राजस्थान और दिल्ली दोनों के लिए है। हाँ, सभी शैवालों में नहीं होता, कुछ एक एल्गी होती है। चलो आगे। अब देखो ये असूत्री विभाजन आपको समझ में आ गया, मैं इसको मिटा देती हूं। ठीक है, अब इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, समसूत्री विभाजन, यानी कि मैं इसको भी मिटा रही हूं एक बार।
अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस जिसे हम क्या कहते हैं, आपका आंसर आना चाहिए समसूत्री विभाजन कहा जाता है, माइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो समसूत्री विभाजन है इसके बारे में सबसे पहले फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया, आपका आंसर क्या आना चाहिए, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। माइटोसिस के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, अब इसके बाद में आपने क्या कहा कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, माइटोसिस। देखो नाम से पता चल रहा है, मैंने क्या लिखा, समसूत्री, मैंने क्या लिखा, समसूत्री। सम का मतलब क्या हो गया, समान, सम का मतलब समान, और सूत्री का मतलब हम किसकी बात करेंगे, गुणसूत्र की बात करेंगे कि यदि किसी कोशिका में विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र है वो समान रूप से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। यानी आप समसूत्री विभाजन में क्या लिख लेंगे कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र माता के समान होते हैं, माता के समान होते हैं, माता के समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक कोशिका ली, मैंने एक कोशिका ली और इस कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं, 46। क्योंकि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, आप कहेंगे 46। यानी 46 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n लिख सकती हूँ, डिप्लॉयड लिख सकती हूँ। 2n का मान मानव शरीर में कितना होता है, 46 होता है। अगर इस कोशिका में विभाजन होगा, ये कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी, तो इस कोशिका में विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी क्या बनेंगी, 2n और 2n बनेगी। यानी संतति के अंदर जो गुणसूत्र है वो मात्र कोशिका के समान, ये क्या हो गई, आप क्या कहेंगे, ये मैडम संतति कोशिका हो गई, संतति सेल हो गई। और ये क्या थी, मात्र कोशिका थी, ये क्या थी, मात्र कोशिका। और मात्र कोशिका में गुणसूत्र कितने थे, 46। तो संतति कोशिकाओं में भी गुणसूत्र कितने आए, 46 आए। मुझे ये बताओ कि जो पेरेंट सेल थी, जो इसकी मात्र कोशिका थी, इस मात्र कोशिका के समान आपको संतति कोशिका दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिख रही है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि 46 के आधे हो गए, 23 विभाजन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो अर्धसूत्री में होता है, गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे, आप ये बताएंगे कि मैडम जब 2n कोशिका विभाजन करेगी, और विभाजन कौन सा करेगी, माइटोसिस करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, तो ये जो गुणसूत्र है मात्र कोशिका के समान क्या बनती है, संतति कोशिकाएं बनती है। मात्र कोशिका के समान ही क्या बन जाती है, संतति कोशिकाएं बन जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सवाल क्या बनेगा। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी। एक कोशिका तो क्या है, आप क्या कहेंगे मैडम, सोमैटिक सेल। कौन सी कोशिका है, सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल को आप क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। सोमैटिक सेल को आप क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या आएगा मैम, कायिक कोशिका कहेंगे। और दूसरी कोशिका कौन सी होती है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए जेनेटिक सेल। और जेनेटिक सेल को आप क्या कहते हैं, जननिक कोशिका। जेनेटिक सेल को आप क्या कहते हैं, जननिक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, जननिक कोशिका कहेंगे। इसके बाद एक बात ध्यान से सुनो, हमारी जो जेनेटिक सेल्स हैं, जो जननिक कोशिकाएं हैं, ये किस में भाग लेती है, जनन में भाग लेती है, रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। यानी आप क्या कहेंगे कि ये जो दोनों प्रकार की सेल है, सोमैटिक सेल है और जेनेटिक सेल है, ये केवल जो जननी कोशिकाएं हैं वो किस में भाग लेती है, जनन में भाग लेती है। सोमैटिक कोशिका कभी जनन में भाग नहीं लेती। जैसे मैंने आपको एक दिन एक बात समझाई थी कि लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान से सुनो, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि उपार्जित लक्षणों की हम क्या करते हैं, वंशागति कहते हैं। यानी लेमार्क ने क्या कहा कि ऐसा होता है कि जैसे जिराफ है, जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण उसने अपनी गर्दन को क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर करना शुरू कर दिया।
किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए, पेड़ पौधों को खाने के लिए। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जो संततियां थी उनकी गर्दन जन्म से क्या थी? लंबी थी। अब गर्दन लंबी कैसे हुई? वो अपनी गर्दन को क्या कर रहा था? ऊपर कर रहा था। तो गर्दन की जो कोशिकाएं हैं वो तो कायिक कोशिका है ना। जननिक कोशिका तो हमारी कौन सी हो गई? जनन में भाग लेती है, और जनन में क्या भाग लेता है? स्पर्म भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? एग भाग लेता है, अंडाणु भाग लेता है। तो क्या इस गर्दन की कोशिकाएं हैं वो जेनेटिक सेल है? आप कहेंगे नहीं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? सोमैटिक सेल है, कायिक कोशिकाएं हैं। कभी कायिक कोशिका जनन में भाग नहीं ले सकती, तो क्या कायिक कोशिकाओं के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। भाई ऐसा आज तक हुआ है क्या कि जिसने अपने, मान लो कोई व्यक्ति रेगुलर जिम जाता है और जिम जाकर उसने क्या कर लिए कि अपनी मसल्स को बढ़ा लिया, अच्छा पहलवान बन गया। अब ऐसा थोड़ी है कि उसने पहलवानी करने के लिए अपनी मसल्स को बढ़ाया, तो किसको बढ़ाया उसने? कायिक कोशिकाओं को बढ़ाया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसकी आने वाला जो बेटा है, जो उसको बेटा होगा, वो जन्म से पहलवान होगा? होगा क्या ऐसा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनन में उस व्यक्ति के केवल स्पर्म भाग लेते हैं, शुक्राणु भाग लेते हैं, कभी कायिक कोशिका भागे नहीं लेती। तो आपको एक बात यहां से मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जो कायिक कोशिकाएं हैं, सोमैटिक कोशिकाएं हैं, इनमें हमेशा कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। हमेशा कौन सा विभाजन होगा? तो आपका आंसर आना चाहिए समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस डिवीजन। सीधा सवाल बनेगा कि कौन सी कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन देखा जाता है? तो आपका आंसर आएगा सोमैटिक सेल या फिर कायिक कोशिकाओं के अंदर क्या देखा जाता है? समसूत्री विभाजन देखा जाता है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे, समसूत्री विभाजन। अब देखो आगे सवाल, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको समझा दिया है कि हमारी बॉडी की जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं, सोमैटिक सेल है, उनके अंदर क्या पाई जाती है? कायिक समसूत्री विभाजन, माइटोसिस पाया जाता है। ठीक है, अरुण जी पूछिए दोबारा, मैंने देखा नहीं आपका कमेंट मैंने नहीं देखा, दोबारा लिख दीजिए। इसके बाद मैंने क्या कहा? मुझे एक बात बताओ कि ये क्या थी? मातृ कोशिका, और इसकी जो संततियां हुई वो बिल्कुल सेम है किसके? मातृ कोशिका के समान। यानी यहां केवल एक ही कोशिका भाग ले रही है। तो आप क्या कहेंगे कि संतति कोशिकाएं, आप क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाएं आकारिकी व आनुवांशिक रूप से, आकारिकी व आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली आकारिकी व आनुवांशिक रूप से मातृ कोशिका के समान होती है। मातृ कोशिका के समान होती है। क्या आपको कुछ अलग देखने को मिला यहाँ पे? क्या कुछ अलग देखने को मिला आपको? नहीं देखने को मिला ना। क्या नहीं देखने को मिला? जैसी मातृ कोशिका है वैसी की वैसी सेम क्या होगी? उसकी संतति कोशिकाएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि गुणसूत्र सेम वो के वो उठ के आए हैं जो किसके अंदर थे? मातृ कोशिका के अंदर थे। क्लियर है इतना? तो आप क्या कहेंगे कि आकारिकी और आनुवांशिक रूप से संतति कोशिकाएं किसके समान होती है? मातृ कोशिका के समान होती है। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताओ ऐसा कौन सा विभाजन है? सवाल पूछा जाएगा, बताओ ऐसा कौन सा कोशिका विभाजन है जिसमें संतति कोशिका बिल्कुल किसके समान होती है? मातृ कोशिका के समान होती है। आनुवांशिक रूप से भी, जेनेटिकली भी और आकारिकी रूप से भी। उनका जो आकार होता है, उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो बिल्कुल किसके समान होती है? मातृ कोशिकाओं के समान होती है। ये किस विभाजन में देखने को मिलता है? आप कहेंगे मैडम माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन में। नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा कि बताओ माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में, सवाल क्या बनेगा? बताओ माइटोसिस या फिर समसूत्री विभाजन में क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती है? क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है क्या? भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनी, ये पीढ़ी पहली थी मातृ कोशिका, और इससे दूसरी पीढ़ी क्या बनी? इससे दूसरी पीढ़ी क्या बनी? ये संतति कोशिकाएं। तो क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में कोई विभिन्नता देखने को मिल सकती है? किसमें? माइटोसिस में, समसूत्री विभाजन में। जल्दी से आंसर देंगे। क्या पॉसिबल है कि अगर कोई कोशिका समसूत्री विभाजन कर रही है तो समसूत्री विभाजन के दौरान उसमें विभिन्नता देखने को मिले? क्या ऐसा पॉसिबल है?
क्या ऐसा संभव है? आपने वॉचिंग अभी 200 ही करवाई है, मुझे तो लगा 300-400 तक पहुंचा दी होगी। हाँ अरुण जी, बिल्कुल है, 11th-12th के लिए यूजफुल बिल्कुल है। आपने क्लास को शेयर ही नहीं किया रे, 200 ही पहुंचा के रुक गए। बोलना ही बेकार है, मुझे बोलना ही छोड़ना चाहिए। मम्मी के लाडले तू आ गया क्या? मैंने तो अब देखा है। अनीता जी ओके, सभी आंसर दे रहे हैं। हाँ परवीन सिंह जी, अब यही होगा, अब यही होगा। ट्योम सिंह भाटी जी, सही बात है ना, आप 200 से ऊपर ले जा ही नहीं पाए। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। अनुष्का जैन जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जो समझ में नहीं आए। ऐप पर क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी अब मैं ऐप पर क्लास स्टार्ट करूंगी ही। चलो ठीक है, आपने आंसर दे ही दिया कि अगर किसी कोशिका में माइटोसिस विभाजन होता है तो उसमें विभिन्नता नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? तो आपने क्या कहा कि मैडम सपोज दैट, मानो ये एक कोशिका है, ये कोशिका यहां से, मान लो इस कोशिका में 46 गुणसूत्र थे, ये यहां से दो भागों में बट गई और इससे दो संतति कोशिका बनी। इनमें भी बिल्कुल कितने गुणसूत्र है? 46। तो वो गुणसूत्र किससे आए हैं? इसी कोशिका से तो आए हैं। इसी कोशिका से गुणसूत्र किसमें आए हैं? इन संततियों में आए हैं। तो ये तो बिल्कुल मातृ कोशिका के क्या होगी? समान होगी। तो ये पहली पीढ़ी थी और ये दूसरी पीढ़ी थी। क्या पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में कोई विभिन्नता दिखाई दे रही है? आप क्या कहेंगे? मैडम नहीं दिखाई देती। तो माइटोसिस से देखो सवाल क्या बनेंगे, ऐसा कौन सा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र मातृ कोशिका से संतति कोशिका में समान रूप से जाते हैं? आप क्या कहेंगे? समसूत्री। फिर क्या पूछा जाएगा कि बताओ सोमैटिक सेल, कायिक कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। फिर क्या पूछा जाएगा इसके बाद में कि अगर किसी कोशिका में माइटोसिस विभाजन होता है तो ये बताओ कि वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से क्या मातृ कोशिका के समान होगी या अलग होगी? आप क्या कहेंगे? मातृ कोशिका के समान होगी। ठीक है, अब आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये हमने पढ़ लिया है माइटोसिस डिवीजन, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। अच्छा ओम सिंह जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सोनिया जी बोलिए, सुन रही हूं मैं आपकी, बिल्कुल सुन रही हूं, बोलो आप। भजन लाल जी, मेरी सुबह लाइव क्लास चलती है 8 से 9 नीट की। ओके कोई बात नहीं परवीन सिंह जी, कोई बात नहीं। अरुण जी थैंक यू। मैं जा रहा हूं चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। सुमित सागर जी, क्या हुआ? अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप जाओगे ना, लेकिन अच्छी बात आप बता के जा रहे हो। अब ये बात क्या हुई यार? अभी तुम सारे बोलने लगोगे मैडम हम वाईफाई स्टडी पर जा रहे हैं, मैडम हम अनअकैडमी पे जा रहे हैं, मैडम हम अभिज्ञान पे जा रहे हैं, मैडम हम और अदरवाइज XYZ उस पे जा रहे हैं। तो मैं आपको रोक थोड़ी सकती हूँ भाई। मैं अगर रोक सकती हूँ तो आप रुके रहते ना। ये कौन सी बात हो गई सुमित जी? आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो बिना बेझिझक आप मेरे साथ पढ़िए। हो सकता है मैं आपके कमेंट, जब मैं पढ़ा रही हूं तो मैं कमेंट कैसे देखूंगी यार? इतना सेंस तो आप सबके पास भी है कि जब मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, जब मैं बोर्ड पे आपको समझा रही हूं तो मैं कमेंट सेक्शन कैसे देखूंगी? मेरे बोर्ड के सामने थोड़ी कमेंट्स लिखे हैं।
हाँ अरुण जी, 8 से 9 बायोलॉजी की क्लास चलती है। अब देखो इसके बाद में अब आपकी हेडिंग होगी मियोसिस, आपकी हेडिंग होगी मियोसिस, जिसे हम क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। मियोसिस को आप क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को किस नाम से जाना जाता है, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो मियोसिस है, जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री का मतलब क्या है। सबसे पहले अर्ध का मतलब हाफ, हाफ का मतलब क्या, आप क्या लिखते हैं, आधे हो जाना, आधे हो जाना। और सूत्री का मतलब हम किसकी बात करेंगे, गुणसूत्र की बात करेंगे। यानी ऐसा विभाजन, ऐसी कोशिकाएं, हाँ फार्मर और मुर्रे ने मियोसिस के बारे में अभी बता रही हूं। मियोसिस अर्धसूत्री का मतलब क्या है कि अगर कोई कोशिका में मियोसिस विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो संतति कोशिकाएं बनती है उसमें गुणसूत्र, जब संतति कोशिकाएं बनती है तो उसमें गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, आप क्या कहेंगे, आधे हो जाते। कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि इस मियोसिस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, किसने इसके बारे में बताया, तो आपका आंसर आना चाहिए फार्मर व मुर्रे। यानी फार्मर व मुर्रे नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा था, आपका आंसर आना चाहिए मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन को खोजा था। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो मियोसिस डिवीजन है, जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये अर्धसूत्री विभाजन, अभी मैंने क्या कहा कि अर्धसूत्री का मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक कोशिका ली है, कोई भी कोशिका ले ली, मान लो ये कोशिका कैसी थी, मैंने बोल दिया 2n थी। आप क्या कहेंगे, मैडम 2n का मतलब क्या है, कितने गुणसूत्र हैं उसमें, 46 गुणसूत्र हैं। कितने हैं, 46 गुणसूत्र हैं। ओके, अब क्या होगा कि अगर ये 2n कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, आप क्या कहेंगे, क्या करेगी, मियोसिस करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, तो उसके गुणसूत्र पहले से क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। यानी 2n का आधा आधा हो जाएगा, n एक कोशिका और दूसरी कोशिका कौन सी बनेगी, n बनेगी। और 46 का आधा कितना हो गया, आप क्या कहेंगे, इसमें कितने गुणसूत्र आ गए, तो आप कहेंगे मैडम 23 आ गए। और इसमें भी कितने गुणसूत्र आ गए, आप क्या कहेंगे, 23 गुणसूत्र आ गए। यानी कि ये जो मैंने कोशिका ली थी, ये कोशिका कैसी थी, आप क्या कहेंगे, मात्र कोशिका थी। क्या थी, मात्र कोशिका। और इस मात्र कोशिका में जब मियोसिस हुआ, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी। वैसे अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिका बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। पहला ध्यान रखना, एक समसूत्री विभाजन से, नोट लगा के लिख लेना, एक समसूत्री विभाजन से, एक समसूत्री विभाजन से 2 संतति बनती है। क्या बनेगी, 2 संतति। लेकिन एक अर्धसूत्री विभाजन से, नोट लगा के लिखेंगे, एक अर्धसूत्री विभाजन से, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनती है। आगे ये n भी ऐसे विभाजन कर लेगा और ये भी क्या बनाएगा, n बनाएगा। ठीक है, ये आगे विभाजन करेगा, ये भी क्या बनाएगा, n बनाएगा। और इसमें भी कितने गुणसूत्र, 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23। तो एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी। और इनमें जो गुणसूत्र आ रहा है, वो गुणसूत्र मात्र कोशिका से कितना आ रहा है, आधा आ रहा है। कितना आ रहा है, हाफ, आधा आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप क्या कहेंगे, जननिक कोशिकाएं। हमारी जो जर्म सेल्स होती है, हमारी जो जननिक कोशिकाएं होती है, जो रिप्रोडक्शन यानी किसमें भाग लेती है, जनन में भाग लेती है। तो इन रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं, जनन कोशिकाएं हैं, इनमें हमेशा कौन सा विभाजन देखने को मिलेगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना, कौन सा विभाजन देखने को मिलेगा, अर्धसूत्री
विभाजन देखने को मिलेगा, मियोसिस डिवीजन देखने को मिलेगा। आप क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन हमेशा माइटोसिस कोशिका हमेशा कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में पाई जाती है। और कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 2 संतति कोशिका बनती है। लेकिन एक बार अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन से 4 संतति कोशिकाएं बनती है और उनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। हमने क्या कहा कि जब कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन से जो संतति कोशिका बनती है वो बिल्कुल मात्र कोशिका के क्या होती है? समान होती है। लेकिन आप यहां पे एक बात ऐड कर लेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका मात्र कोशिका के समान नहीं होती। संतति कोशिका मात्र कोशिका के समान नहीं होती। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिका मात्र कोशिका के समान नहीं होती। किसमें नहीं होती? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन के अंदर अगर कोई संतति कोशिका मात्र कोशिका डिवीजन कर रही है तो वो संतति कोशिका कभी भी पेरेंट सेल यानी मात्र कोशिका के समान नहीं हो सकती। क्लियर है? सोनू वर्मा जी, थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ओके,